हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। यानी कि जिसमें क्या होता है, ब्लड में शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है, यानी कि नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। इसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। ये क्यों होता है, यानी कि इसके कॉजेज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या क्या टाइप्स होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई पेशेंट है डायबिटीज़ का तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स अराइज हो सकते हैं, कैसे हम इस कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं और कैसे इसका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हम डिटेल्ड में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ होता क्या है, राइट। तो डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ अ क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। देखो, डायबिटीज़ क्या है, ये एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यानी कि बेसिकली इसमें क्या होता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कार्ब बोलते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंटली हाई ब्लड शुगर लेवल। परसिस्टेंटली मतलब कि कंटिन्यूस, लगातार, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारा जो ब्लड के अंदर हमारे शुगर का जो लेवल है वो हाई रहेगा। और कैसा रहेगा, परसिस्टेंटली हमेशा वो हाई रहेगा। And this occur when the pancreas either does not produce enough insulin, cannot effectively use the insulin it produces, or both। देखो, अब हम जो बोल रहे हैं कि हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में शुगर का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, यानी कि जो हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन है वो अराइज हो रही है। तो इसके होने की दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो हमारा पैनक्रियाज, आप सभी को पता है कि पैनक्रियाज क्या है, हमारा एक एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह ये अपने फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है, ओके। तो देखो, डायबिटीज़ जो कंडीशन है ना, इसको समझने से पहले आपको पैनक्रियाज के बारे में पता होना चाहिए। पैनक्रियाज क्या होता है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पैनक्रियाज के सेल्स के बारे में बताऊंगी कि हमारा जो पैनक्रियाज है उसमें हमारी क्या होती है, कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सेल्स होती हैं, 3 तरीके की होती हैं, अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा। क्लियर। देखो, अल्फ़ा क्या करती है, ये ग्लूकागॉन को, एक मिनट, ओके। तो ये क्या करती है, बेसिकली ये ग्लूकागॉन को सिक्रीट करती है, जो हमारी पैनक्रियाज की अल्फ़ा सेल्स होती हैं, ठीक है। इन तीनों सेल्स को हम कंबाइंडली बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, राइट। तो जो इसमें हमारी अल्फ़ा सेल्स होती हैं, ये क्या करती है, ग्लूकागॉन को सिक्रीट करती हैं। क्लियर। अब ग्लूकागॉन का काम क्या है, ये जो हमारा शुगर का लेवल है उसको ये क्या करेगा, राइज़ करेगा। मतलब कि जैसे ही हमारी, मैं नॉर्मल कंडीशन की बात कर रही हूँ, जैसे ही क्या होगा, हमारी बॉडी में शुगर का लेवल डिक्रीज़ होता है तो ग्लूकागॉन क्या करती है, ये क्या करती है, हमारे बॉडी ब्लड में शुगर के लेवल को इंक्रीज़ कर देती है। नॉर्मली इनका ये काम होता है, ठीक है। वैसे ही हमारी बीटा सेल्स होती हैं। बीटा सेल्स क्या करती हैं, ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करती हैं या फिर इंसुलिन को सिक्रीट करती हैं। अब इंसुलिन का काम क्या होता है, ये हमारे ब्लड ग्लूकोज को कम करने का काम करेगी, ठीक है। देखो, क्या बोला मैंने कि हमारी बीटा सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, ये इंसुलिन को सिक्रीट करती हैं। अब इस इंसुलिन का काम क्या है, ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको ये कम करेगी, ठीक है। अगर बाई चांस मान लो कि हमारे ब्लड में कभी शुगर का लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये जो इंसुलिन है ये सिक्रीट होकर के उस बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करती है। क्लियर। उसके बाद हमारी आती है डेल्टा सेल्स। डेल्टा सेल क्या करती है, ये सोमैटोस्टैटिन, ठीक है, ये क्या करती है, ये एक सोमैटोस्टैटिन को सिक्रीट करती हैं। अब ये सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों को ही मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। ये काम होता है किसका, सोमैटोस्टैटिन का। ये दोनों चीज़ों को ही मेंटेन करने का काम करता है। और सोमैटोस्टैटिन का एक रोल और भी है, ये हमारे क्या है, ग्रोथ हार्मोन में भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अभी हम उस चीज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ की, पैनक्रियाज की बात कर रहे हैं। तो हम इसमें सोमैटोस्टैटिन का काम क्या होता है, ये क्या करेगा, हमारे ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों को ही मेंटेन करने का काम करता है। यानी कि ना हमारा ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा बढ़ेगा और ना ज़्यादा डिक्रीज़ होगा। क्लियर। उसको मेंटेन करने का काम कौन करेगा, हमारा सोमैटोस्टैटिन करेगा। अब देखो, डायबिटीज़ में क्या हो रहा है,
ये जो हमारी पेनक्रियाज हैं, ठीक है, पेनक्रियाज की जो सेल्स हैं, कौन सी सेल्स? सिर्फ बीटा सेल्स। क्लियर? बीटा सेल्स या तो ये क्या करेंगी, इनफ इंसुलिन को प्रोड्यूस ही नहीं करती हैं, ठीक है। अब देखो, अगर ये इंसुलिन को प्रोड्यूस ही नहीं करेंगी तो क्या होगा, जो शुगर का लेवल है क्या वो डिक्रीज़ हो पाएगा? वो तो हमेशा इंक्रीज़ ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इंसुलिन का काम क्या था कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है उसको कम करना। अब जब पेनक्रियाज इंसुलिन को ही प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं तो जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज का लेवल है वो कम ही नहीं हो पाएगा, और जिससे क्या होगा, ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ते चले जाएगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो रही है, इफेक्टिवली यूज़ द इंसुलिन इट। अब दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि हाँ, इंसुलिन निकल तो रहा है, प्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। फॉर एग्जांपल, मान लो ये हमारी बॉडी की सेल्स हैं और ये क्या है, इंसुलिन है। अब इस सेल्स में क्या होते हैं, रिसेप्टार्स होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि जो रिसेप्टार्स हैं ये इस इंसुलिन को क्या कर रहे हैं, कैच नहीं कर पा रही हैं, ये इस इंसुलिन का यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही हैं। अब अगर ये सेल्स इंसुलिन का यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो ये क्या होगा कि जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, लगातार कंटिन्यूस प्रोड्यूस हो रहा है, जब ये सेल्स इसका यूज़ नहीं करेंगी तो ये कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो जाता कहाँ है, ये ब्लड में जाता है और ब्लड में जा कर के ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, या फिर दोनों चीज़ें साथ में हो सकती हैं, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली हमारा डायबिटीज़ मेलाइटस। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होती है, हमारे ब्लड में शुगर का लेवल जो है वो परसिस्टेंटली हमेशा हाई रहता है। ये क्यों होता है, या तो हमारी पेनक्रियाज इंसुलिन को प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं कर रही है जिसकी वजह से शुगर का लेवल बढ़ रहा है, या फिर इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रहा है पेनक्रियाज से लेकिन सेल्स उसका यूज़ नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, शुगर का लेवल जो है, ग्लूकोज का जो लेवल है वो ब्लड में बढ़ना तय है, जो क्या लीड करेगा, डायबिटीज़ मेलाइटस को लीड करेगा। क्लियर? तो ये तो थी इस डायबिटीज़ मेलाइटस की कहानी कि किस किस तरीके से हमारा जो डायबिटीज़ मेलाइटस है वो, मतलब जो शुगर का लेवल है वो बढ़ता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस की, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटस जो है उसके टाइप्स की। बेसिकली हम जब टाइप्स की बात करते हैं तो हम 3 तरीके के डायबिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। क्लियर? देखो, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, इसे हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस भी बोलते हैं। देखो, अब नाम से है कि ये क्या है, इंसुलिन पर डिपेंड है। क्लियर है? अभी होता क्या, अ कंडीशन इन विच द पेनक्रियाज प्रोड्यूस लिटिल और नो इंसुलिन। देखो, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस में बेसिकली क्या होता है, जो पेनक्रियाज हैं वो इंसुलिन को प्रोड्यूस ही नहीं करती हैं, और अगर वो कर भी रही हैं तो वो इतना कम अमाउंट में करती हैं कि हमारी जो बॉडी है उसके लिए वो चीज़ सफिशेंट नहीं है, ठीक है। अब जब बॉडी में, ब्लड में इंसुलिन ही नहीं है तो ग्लूकोज का जो लेवल है वो कम ही नहीं हो पाएगा, वो हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक। अब देखो, टाइप 1 जो डायबिटीज़ मेलाइटस है जिसमें जो पेनक्रियाज हैं वो इंसुलिन ही नहीं प्रोड्यूस कर रही हैं, तो क्या होगा, ये क्यों होता है, ये बेसिकली अगर किसी पर्सन में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है ना, ये हमेशा चिल्ड्रन में होता है, ठीक। ये एडल्ट में बहुत रेयरली आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादातर ये कॉमन होता है चिल्ड्रंस में। ये क्यों होता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस, ये बेसिकली ऑटो इम्यून की वजह से होता है, ठीक है। ऑटो इम्यून यानी कि जिसमें आपका इम्यून सिस्टम जो है वो आपके ओन सेल्स को, बॉडी की सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है और उनको डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो सेम कंडीशन डायबिटीज़ टाइप 1 में भी होती है। इसमें क्या होती है, हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी बीटा सेल्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है और उसको डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होती है, जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन को प्रोड्यूस ही नहीं करती हैं, ठीक है। अब जब इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करेंगी तो देखो, कॉमन सी बात है कि जब वो चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है तो उसके मैनेजमेंट के लिए भी तो हमें उस चीज़ को एडमिनिस्टर करना पड़ेगा ना बॉडी में, है ना। तो इसलिए इसीलिए इसका नाम भी है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि वो डायबिटीज़ मेलाइटस जो किस पर डिपेंड है, इंसुलिन पर ही डिपेंड है पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद है टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, इसको हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी कि वो डायबिटीज़ मेलाइटस जो इंसुलिन पर डिपेंड नहीं है, ठीक है। हम अगर
टाइप 2 वाले जो पेशेंट होते हैं बेसिकली जो हमारे एडल्ट्स में देखने को मिलता है, उसमें अगर हम डाइटरी चेंजेस करें, ठीक है, और थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज कराएं पेशेंट की, तो उससे क्या होगा, उसका जो ग्लूकोज का लेवल है वो नॉर्मल आ जाता है। यानी कि वो क्या है, इंसुलिन पर डिपेंड नहीं है मैनेजमेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि हम टाइप 2 वाले को जब तक हम इंसुलिन ना देंगे तब तक वो ठीक ही नहीं होगा, है ना। हम क्या कर सकते हैं, इनिशियल स्टेज में उसकी डाइटरीज को चेंजेस करके, उसकी जो हैबिट्स हैं उनको चेंजेस करके हम जो ग्लूकोज है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन टाइप 1 में क्या है, वो पूरा का पूरा इंसुलिन पर डिपेंड है। आप उसमें कितने ही डाइटरी चेंजेस कर लो, कितने ही एक्सरसाइज करवा लो पेशेंट से, वो ठीक नहीं होगा, वो इंसुलिन पर ही डिपेंड रहेगा। लेकिन वहीं जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, ये इंसुलिन पर डिपेंड नहीं होता है। अगर आप पेशेंट की प्रॉपर डाइटरी मैनेजमेंट करें, प्रॉपर उसका एक्सरसाइज फॉलो करवाएं उससे, ठीक है, थोड़ा उसकी जो सीडेटरी लाइफ स्टाइल है उसको थोड़ा चेंज करें, तो जो ग्लूकोज का लेवल है वो कंट्रोल आ जाता है। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है, द बॉडी सेल्स डज नॉट रिस्पॉन्ड प्रॉपरली टू इंसुलिन एंड द पेनक्रियाज में नॉट प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन टू कंपनसेट। अब देखो टाइप 2 में क्या होता है कि जो पेनक्रियाज है वो क्या कर रहा है, अपना अच्छा खासा काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, उसका काम है कि इंसुलिन को प्रोड्यूस करना। वो बेचारा तो अपना काम कर रहा है, वो इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन जो हमारी बॉडी की सेल्स हैं वही जिद्दी हैं, ठीक है। उसके ऊपर क्या होते हैं, सेल्स के ऊपर ना कुछ रिसेप्टार्स होते हैं, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर चीज़ से ही बाइंड कर सकते हैं। अब जैसे इस सेल्स के ऊपर रिसेप्टार्स हैं किसके लिए, इंसुलिन के लिए, लेकिन इस रिसेप्टार्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से ये इंसुलिन को अंदर सेल्स के अंदर एंटर नहीं होने देते हैं। अब जब इंसुलिन जो है वो सेल्स उसको यूटिलाइज नहीं करेंगी, तो वो क्या होगा, ब्लड में जा कर के जो ग्लूकोज का लेवल है उसको इंक्रीज़ करना शुरू कर देगा, ठीक है, क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस, जो क्या है, जिसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं, जिसमें हमारी जो सेल्स हैं वो प्रॉपरली इंसुलिन के रिगार्डिंग क्या है, रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, या फिर जो हमारा पैनक्रियाज है वो कंपनसेट नहीं कर पा रहा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उसके बाद थर्ड टाइप का है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कॉमनली हम कब देखते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि जब फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट होती है, अपनी प्रेगनेंसी वाली स्टेज में होती है, तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिलता है। और ये चीज़ भी क्यों देखने को मिलती है, HPL की वजह से, यानी कि जो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन होता है ना, जो प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो HPL हार्मोन होता है, इसकी वजह से फीमेल में जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसमें डायबिटीज़ देखने को मिलती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्लियर। क्योंकि ये इस HPL का काम क्या होता है, जो कार्ब है उसको प्रॉपर तरीके से मेटाबोलाइज करना। अब ये क्या करेगा, उसको प्रॉपर तरीके से मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज़ राइज हो सकती है, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, क्लियर। ये तो था टाइप्स के बारे में कि जो हमारी डायबिटीज़ है वो कितने टाइप्स की होती है। देन उसके बाद है कॉजेज़, यानी कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डायबिटीज़ हो सकता है। तो सबसे पहला है हेरिडिटरी, यानी कि अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री रह चुकी है डायबिटीज़ की, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके मदर में या फिर आपके ग्रैंड मदर में क्या हो, डायबिटीज़ हो, ठीक है, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो उनकी जनरेशन है, आने वाली जनरेशन जो है, उसमें ये चीज़ ट्रांसमिट हो जाए। उसके बाद है ओबेसिटी। ओबेसिटी, अगर जो पेशेंट है वो क्या है, जो पर्सन है वो ओबेज़ है, ओबेज़ यानी कि उसका जो BMI है वो 30 है, 30 से भी ज़्यादा BMI है उसका, ठीक है। BMI क्या है, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स। अगर उसका बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स जो है वो 30 या 30 से भी ज़्यादा है तो वो हमारा आता है ओबेज़ में, उसको हम बोलते हैं ओबेज़ पर्सन। तो अगर पेशेंट जो है वो ओबेसिटी वाला है तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं डायबिटीज़ अराइज होने के। उसके बाद है हार्ट डिजीज़। अगर पेशेंट में हार्ट डिजीज़ है, पेशेंट नहीं, पर्सन में अगर हार्ट डिजीज़ है तो वहाँ पे भी ज़्यादा चांसेस होते हैं डायबिटीज़ होने के। देखो एक चीज़ और कि अगर पर्सन को कोई भी हार्ट डिजीज़ है, चाहे हाइपरटेंशन हो, कुछ भी हो, अगर पेशेंट को हार्ट डिजीज़ है तो उस हार्ट डिजीज़ की वजह से पेशेंट में डायबिटीज़ हो सकता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि डायबिटीज़ की वजह से पेशेंट में हार्ट डिजीज़ हो रही है या फिर हाइपरटेंशन हो रहा है, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। हाइपरटेंशन की वजह से पेशेंट में डायबिटीज़ हो सकता है, क्लियर। उसके बाद है
डिसलिपिडीमिया। ठीक है, अब देखो डिसलिपिडीमिया क्या होता है, यानी कि जिसमें क्या होता है हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है या फिर ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल है, अगर वो क्या है ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा है, तो उसमें क्या होंगे हमारी जो बॉडी की सेल्स होती हैं वो रेजिस्टेंस हो जाती है इंसुलिन के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज़ रहता है। क्लियर। उसके बाद है ऑटोइम्यून सेम वही चीज़ है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाता है हमारी खुद की बॉडी की सेल्स को, और वो जो हमारी बीटा सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी पैंक्रियाज होती हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करती हैं। देन उसके बाद है लैक ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इनएक्टिव है, ठीक है, उसकी बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से, जिसकी वजह से क्या होंगी, जो इंसुलिन है वो यूटिलाइज़ नहीं हो पाएगी सेल्स के द्वारा, जिससे क्या होगा, पेशेंट में डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। देन उसके बाद है प्रेगनेंसी। ऑब्वियसली बात है कि अगर प्रेगनेंसी है तो उसमें हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं फीमेल के अंदर। ठीक है, बेसिकली हमारा जो प्लेसेंटा होता है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे HPL यानी कि जो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन है उसको सिक्रेट करता है। ठीक है, जो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, हमारे जस्टिशनल डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए। राइट, तो ये थे कॉजेज़ के बारे में। देन उसके बाद क्या क्या सिम्टम्स अराइज हो सकते हैं पेशेंट में। सबसे फर्स्ट है पॉलीयूरिया। ठीक है, जो आप लोगों ने जो देखा होगा, अगर जो पेशेंट होता है डायबिटीज़ वाला उसमें क्या होती है, पॉलीयूरिया ज़्यादा होता है, यानी कि उसको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होती है, वो बार बार क्या करता है, यूरिन पास करता है। ठीक है, पॉलीयूरिया होता है। पॉलीडिप्सिया होता है, यानी कि इसको बार बार क्या लगती है, प्यास लगती है। डिप्सिया का मतलब होता है बार बार प्यास लगना। अब देखो पॉलीडिप्सिया कैसे हो सकता है पेशेंट में। नॉर्मल सी बात है कि जो ग्लूकोज का लेवल है वो ब्लड में बढ़ रहा है। ठीक है, अरे चल क्यों नहीं रहा, ओके। तो जो क्या हो रहा है कि जो ग्लूकोज का लेवल है वो क्या है, ब्लड में इंक्रीज़ हो रहा है। सिंपल सी बात है, अब जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो रहा है तो ब्लड की जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो भी तो इंक्रीज़ होगी, यानी कि जो ब्लड होगा वो गाढ़ा होगा। ठीक है, अब जब ब्लड गाढ़ा होगा इट मीन्स कि उसमें क्या है, वाटर नहीं है। अब यही जो हाई ग्लूकोज है ये हमारे ब्रेन की ओर भी जाएगा। ठीक, ब्रेन में जाएगा तो ब्रेन में क्या होती है, हमारे कुछ रिसेप्टार्स होते हैं, कुछ ऑस्मो रिसेप्टार्स होते हैं। ठीक है, अब ये ऑस्मो रिसेप्टर क्या करेंगे, सिग्नल देंगे कि क्या हो रही है, जो ब्लड है वो ज़्यादा ऑस्मोलैरिटी हो रही है उसमें। ठीक है, यानी कि उसमें जो पानी है वो काफ़ी कम है, तो सिग्नल जाएगा कि आपको प्यास लगेगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, पॉलीडिप्सिया देखने को मिलेगा पेशेंट में, बार बार जो पेशेंट है वो पानी पिएगा। पॉलीफेजिया होगा, यानी कि उसको बार बार भूख लगेगी। पॉलीफेजिया क्यों होगा, क्योंकि देखो पर्सन जो है खाना तो खा रहा है, ठीक है, अब वो खाना खा रहा है लेकिन जो इंसुलिन है वो तो, जो सेल्स हैं वो इंसुलिन का यूज़ ही नहीं कर पा रही हैं, तो क्या फ़ायदा है कि नहीं। मेन क्या है कि सेल्स को खाना मिलना चाहिए, सेल्स को एनर्जी मिलनी चाहिए। जब सेल्स ही इंसुलिन का यूज़ नहीं कर पा रही हैं, ठीक है, सेल्स ही कार्बोहाइड्रेट का यूज़ नहीं कर पा रही हैं, तो इससे क्या होगा, पेशेंट को बार बार भूख लगेगी। देन उसके बाद है स्लो वुंड हीलिंग प्रोसेस। ठीक है, अब जो डायबिटीज़ मेलाइटस वाला पेशेंट होता है, बेसिकली आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो उसकी हीलिंग प्रोसेस होती है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। अब बहुत ज़्यादा स्लो इसलिए होती है क्योंकि देखो ब्लड है तो ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में ही ट्रैवल करेगा। ठीक है, जब हाई ग्लूकोज जो ब्लड है वो अगर ब्लड वेसल्स में ट्रैवल कर रहा है तो वो ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग होती है उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से ये होती है जो ब्लड की कैपेसिटी होती है कोगुलेशन फैक्टर को कैरी करने की, वो डिक्रीज़ हो जाती है और पेशेंट में जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है। उसके बाद ब्लर विज़न हो सकता है पेशेंट में। ठीक है, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि हमारे ब्रेन में प्रॉपर तरीके से ग्लूकोज नहीं जा पा रहा है। ठीक है, हमारी सेल्स जो हैं वो ग्लूकोज का यूज़ नहीं कर पा रही हैं। अब जब हमारी सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी तो वो अपना फंक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएगी। क्लियर। उसके बाद है पेशेंट की जो ब्लड प्रेशर है उसमें चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। क्लियर। उसके बाद है फैटिग। अब पेशेंट में इसके अलावा पेशेंट में वीकनेस देखने को मिल सकती है, फैटिग देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जो
पर्सन की बॉडी की सेल्स हैं उनको एनर्जी नहीं मिल पा रही है, ठीक है, एनर्जी नहीं मिल पा रही तो वो प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगी। अगर वो प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे तो जो पेशेंट है वो फैटी, वीकनेस, लिथार्जी, ड्राउजीनेस इस तरीके का फील करेगा। क्लियर? ओके। देन उसके बाद है डायग्नोस। अब हम डायबिटीज़ वाले पेशेंट को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? ठीक है, हमारे पास पेशेंट आया, उसने बोला कि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो आप उसमें क्या क्या चीज़ें डायग्नोस कर सकते हो। सबसे पहला है ब्लड ग्लूकोज लेवल। जब पेशेंट इन चीज़ों की शिकायत से आता है तो हम सबसे पहले तो हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं। देन उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद हम ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो हम कई तरीके से चेक कर सकते हैं पेशेंट में। जैसे हम उसका फास्टिंग चेक कर सकते हैं, ठीक है, फास्टिंग के अलावा हम उसका पोस्ट प्रेंडियल यानी कि जो खाना खाने के बाद का होता है वो चेक कर सकते हैं। RBS यानी कि रैंडम ब्लड शुगर लेवल चेक कर सकते हैं। और OGTT यानी कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो है वो हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल अगर मैं फास्टिंग की बात करूं तो नॉर्मल फास्टिंग कितना होता है, 70 से 99 mg/dl नॉर्मल होता है। पोस्ट प्रेंडियल कितना होगा, अगर 140 से कम है तो हमारा आएगा, अगर पेशेंट ने कोई पर्सन अगर उसने खाना खाया है और उसके खाना खाए के 2 घंटे बाद अगर उसका जो शुगर का लेवल है वो 140 या 140 से कम है, ठीक है, तो वो नॉर्मल में है। देन उसके बाद RBS और जो हमारा OGTT है ये दोनों ही सेम है। ठीक है, यानी कि अगर RBS भी पेशेंट का खाना खाने के बाद जो है वो 140 से कम है तो नॉर्मल है। OGTT भी अगर खाना खाने के बाद जो पेशेंट का अगर 140 से कम आता है तो नॉर्मल है। अब देखो चीज़ तो नॉर्मल है। अब दिक्कत कब आएगी, जब ये जो फास्टिंग है, ठीक है, ये जो फास्टिंग है जो भी 70 से 99 के बीच में रह रहा है, अगर ये क्या हो जाए 126, 126 या फिर 126 से भी ज़्यादा हो जाए तो हम कंफर्म हो जाएगा कि जो पेशेंट है वो डायबिटीज़ वाला है। या फिर अगर पेशेंट का पोस्ट प्रेंडियल यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर हम पेशेंट का शुगर चेक करते हैं, ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं और उस टाइम पर उसका ग्लूकोज लेवल जो है वो 200 या फिर 200 से भी ज़्यादा है तो हो सकता है। सेम वैसे ही RBS और OGTT का भी है। देखो OGTT क्या होती है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें हम क्या बोलते हैं पेशेंट को, जब भी हम पेशेंट का OGTT करते हैं तो उसके 3 दिन पहले हम पेशेंट को बोलते हैं कि आपको कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेनी है। ठीक है, आपको मतलब ऐसा खाना खाना है जिसमें कार्ब्स बहुत ज़्यादा हो, और टेस्ट के ठीक 7 से 8 घंटे पहले ना ही आपको कुछ खाना है। अगर आपकी ऐसी कोई दवाइयाँ चल रही हैं डायबिटीज़ वाली तो वो भी आपको नहीं लेनी है। ठीक है, और आपको सुबह हमारे पास क्या है, खाली पेट आना है। क्लियर? तो एक तो पेशेंट का हम क्या लेंगे, फास्टिंग सैंपल लेते हैं OGTT में। ठीक है, फास्टिंग सैंपल लेंगे जिसको हम जीरो सैंपल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, OGTT में यूरिन का भी जाएगा और ब्लड सैंपल भी जाएगा। जब आप पेशेंट का जब आप फास्टिंग ले लोगे पर्सन का, उसके बाद फास्टिंग टेस्ट लेने के बाद हम उसको क्या करते हैं, 100 ग्राम जो है ग्लूकोज उसको हम पानी में मिक्स करके देते हैं। ठीक है, 100 ग्राम ग्लूकोज या फिर 70 ग्राम ग्लूकोज जो है हम उसको पानी में मिला करके पेशेंट को बोलते हैं कि आपको ये जो है वो पी लेना है। उसके बाद हम पेशेंट को ये बोलते हैं कि आपको ना ही कोई स्मोकिंग करनी है ना ही कुछ करना है, आप सिर्फ सिंपल पानी वानी पी सकते हैं। क्लियर? और उसके बाद क्या करना है, हमने हर आधे घंटे में पेशेंट का शुगर लेवल चेक करना है, ब्लड का भी और यूरिन का भी। ये चीज़ करती हैं हम OGTT में यानी कि ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में। ठीक, उसके बाद हम पेशेंट का HbA1c टेस्ट चेक कर सकते हैं। देखो HbA1c क्या होता है, हीमोग्लोबिन एडल्ट सब यूनिट, इसका फुल फॉर्म है HbA1c की। ठीक है, और HbA1c को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन टेस्ट। तो हम HbA1c को हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली हम ये HbA1c हम परफॉर्म क्यों करते हैं, इससे हमें क्या पता चलता है कि पेशेंट का 2 to 3 मंथ उसके ब्लड में कितना ग्लूकोज था उसके बारे में हमें पता चलता है HbA1c से। ठीक है, HbA1c भी कुछ इनकी कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं। जिससे अगर नॉर्मल वैल्यू की बात करूँ मैं HbA1c की तो 5.7% से कम। अगर आपने किसी पर्सन का HbA1c किया और आपको क्या दिखा, उसकी वैल्यू जो है
5% से भी कम दिखी, तो इट मीन्स कि पेशेंट जो है वो डायबिटीज़ वाला नहीं है। ठीक है, अब अगर पेशेंट की क्या है 5.7 से 6.4% के बीच में लाई कर रहा है, इट मीन्स कि पेशेंट क्या है प्री डायबिटीज़ वाला है। प्री डायबिटीज़, देखो प्री डायबिटीज़ क्या होती है, पेशेंट की ब्लड में उसका ग्लूकोज लेवल तो बढ़ा है लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है कि हम उसको डायबिटीज़ कंसीडर कर दें, उसको हम बोलते हैं प्री डायबिटीज़। तो अगर पेशेंट का HbA1c 5.7 से 6.4% आता है, इट मीन्स कि पेशेंट जो है वो प्री डायबिटीज़ वाला है। सेम अगर 6.5 से ज़्यादा है, ठीक है, अगर ग्रेटर देन 6.5% है HbA1c, इट मीन्स कि जो पेशेंट है उसको क्या है डायबिटीज़ है। क्लियर। उसके बाद है बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है, इसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारे यूरिन में कितना ग्लूकोज का अमाउंट जो है वो आ रहा है, उसको चेक करने के लिए हम बेनेडिक्ट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक, तो ये हमारे कुछ बेसिकली टेस्ट हैं जो हम डायबिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं, जिसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट, HbA1c और हमारा बेनेडिक्ट टेस्ट आता है। उसके बाद चलो अब हमें पता चल गया कि पेशेंट जो है वो डायबिटीज़ वाला है। ठीक है, अब आप उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो अगर पर्सन है टाइप 1 वाला यानी कि बच्चे ही होंगे। ठीक है, अब देखो हमने टाइप 1 में क्या बोला था, टाइप 1 यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, ऐसा डायबिटीज़ मेलाइटस जो इंसुलिन पे ही डिपेंड है पूरा का पूरा। क्यों, क्योंकि टाइप 1 में क्या हो रही है, जो हमारी जो पेनक्रियाज हैं वो इंसुलिन को प्रोड्यूस ही नहीं कर रही हैं। ठीक है, अब अगर पेनक्रियाज इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करेगी तो हमें बाहर से उस इंसुलिन को एडमिनिस्टर करना पड़ेगा बॉडी में। ठीक है, तो इसलिए टाइप 1 का जो सिंपल सा मैनेजमेंट है वो है इंसुलिन। आप पेशेंट आपके पास अगर आता है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस का, तो आप उसके कितनी ही डाइटरी चेंजेस कर लो, कितनी ही एक्सरसाइज करवा लो, वो ठीक नहीं होगा। आपको बाहर से इंसुलिन उसमें डालना ही पड़ेगा, इंजेक्ट करना ही पड़ेगा। क्लियर। अब जब हमारे पास पेशेंट आया टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस का, ठीक है, कंफर्म हो गया कि जो पेशेंट है वो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस वाला है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, पेशेंट को एकदम से हम मेडिकेशन के लिए नहीं बोलते हैं। हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप जो है वो अपनी डाइटरी चेंजेस कीजिए, अपनी जो सेडेटरी लाइफस्टाइल है उसको मॉडिफाई कीजिए। अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन के लिए हम पेशेंट को बोलते हैं, जिसमें हम पेशेंट को एक्सरसाइज करने को बोलते हैं। इसमें हम पेशेंट को बेसिकली एरोबिक जो एक्सरसाइज होती है हमारी, यानी कि जो हमारी आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज होती हैं वो हम पेशेंट को करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम पेशेंट को डाइट के लिए बोलते हैं। डाइट में हम पेशेंट को ये बोलेंगे कि आपको जो है वो फ्रिक्वेंट मील लेनी है। आप पेशेंट को ये बोलेंगे कि आपको एक बार में ज़्यादा खाना नहीं खाना है। ठीक है, एक साथ ज़्यादा खाना नहीं खाना है, आपको थोड़ा थोड़ा मील जो है वो हर टाइम पे लेते रहना है। क्लियर। और क्या बोलेंगे पेशेंट को ये बोलते हैं कि आपको शुगर फ्री डाइट लेनी है। ठीक है, ऐसी डाइट जिसमें क्या हो, मीठा कम हो, ऐसी डाइट आपको लेनी है। ठीक है, और पेशेंट को बोलेंगे कि आपको जो है वो अपनी कैलोरी जो इनटेक है वो मेंटेन करके रखना है। इस तरीके से हम पेशेंट को डाइटरी चेंजेस के लिए बोलते हैं। ठीक, उसके बाद अगर डाइटरी चेंजेस एक्सरसाइज से भी पेशेंट की जो शुगर है, जो ग्लूकोज लेवल है, अगर वो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो देन हम मेडिकेशन पे आएंगे। मेडिकेशन में भी इसमें हम हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट पेशेंट को देते हैं। ठीक है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट यानी कि ऐसी दवाइयाँ, ऐसी ड्रग्स जो क्या करेंगी, ग्लूकोज के लेवल को कम कर देंगी। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल है हमारा मेटफॉर्मिन का। ठीक है, मेटफॉर्मिन मेडिकेशन क्या है, ये एक ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है, यानी कि ये वो मेडिसिन है जो क्या करेंगी, ब्लड में जाकर के ग्लूकोज के लेवल को ड्रॉप डाउन कर देंगी। क्लियर। ठीक है, अगर पेशेंट का जो है वो इससे भी नहीं हो रहा है, हमने पेशेंट को ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट दिया, उससे पेशेंट का जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, या फिर ऐसी कंडीशन है कि पेशेंट का जो ग्लूकोज का लेवल है वो 300 से भी ज़्यादा, ठीक है, 250 300 इससे भी ज़्यादा क्रॉस कर जाए, तो हम पेशेंट को इसमें क्या देते हैं, इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। क्लियर है। तो बेसिकली ये था डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में, क्या होता है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है, कितने टाइप्स की होती हैं, क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं, कैसे डायग्नोस कर सकते हैं और कैसे कैसे इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया।
आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।